स्वॉट एनालिसिस बिजनेस में, जिसको एब्रीविएशन को अगर फुल फॉर्म निकाले तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, यानी हमारी क्या ताकतें हैं, हमारी क्या कमजोरियां हैं, हमारी क्या चुनौतियां हैं और क्या अवसर है जिनको हम भुना सकते हैं। खबर अपडेट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो 2018 में शुरू हुआ था और 6 महीने के अंतराल में ही हमारे साथ लाखों लोग जुड़े, करीब 1 लाख सब्सक्राइबर हम लोगों के साथ 6 महीने में जुड़ गए। और ये जो प्लेटफॉर्म है हमने बीकानेर में इसलिए शुरू किया कि जिस तरह से हम इस स्वॉट एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो बीकानेर में भी कई तरह की संभावनाएं हैं, या बीकानेर के भी जो नवयुवक हैं वो उनके लिए भी ये संभावनाएं। हम बात कर रहे हैं बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो बिजनेस में और इंडस्ट्रीज़ में बीकानेर का स्वॉट एनालिसिस क्या कहता है। यहाँ पे ऊन उद्योग से जुड़े हुए लोग भी हैं, फूड इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी हैं, खनिज उद्योग से जुड़े हुए लोग भी हैं। तो आज खबर अपडेट इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने हम लोगों ने एक परिचर्चा के लिए आप सब लोगों को आमंत्रित किया है, जिसमें हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं, हमारे सामने क्या अवसर हैं, हमारे सामने क्या कमियां हैं और हमारी क्या ताकत है। इन सब चीज़ों का हम विश्लेषण करेंगे और उसके बाद में एक अंजाम तक पहुँचेंगे और उसको एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पर हम रिकॉर्ड करेंगे और भारत सरकार को, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को हम आप सबकी बात को उन तक पहुंचाएंगे ताकि ये इंडस्ट्री और सोपान मिल सके, ताकि ये इंडस्ट्री अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ है बीकानेर का जो औद्योगिक विकास का जो हमारा विजन है वो सरकार और जनता के सामने आ सके। तो मैं अब आप सबको आमंत्रित करता हूँ इस परिचर्चा की शुरुआत कीजिएगा। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की स्वॉट एनालिसिस, और मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा कि हमारे पास क्या उपलब्ध है उसमें अवसर तलाश है। अक्सर होता क्या है कि हम एक विश लिस्ट लेके घूमते हैं कि हमें ये मिल जाए तो हम ऐसा कर लेंगे। तो जैसे मैं देख रहा हूँ बीकानेर के सिरेमिक उद्योग के लिए एक बड़े लंबे समय से एक विश लिस्ट थी कि अगर हमें नेचुरल गैस मिल जाएगी तो इस उद्योग के विस्तार होगा। उसकी संभावना नहीं है, पिछले काफ़ी समय से प्रयास करने के पश्चात भी वो नहीं मिल पाई। कोई बात नहीं, उसके बिना हम क्या कर सकते हैं। तो बीकानेर की स्ट्रेंथ है कुछ। बीकानेर की स्ट्रेंथ है कि यहाँ पे जो उपजाऊ नहीं है, अनुपजाऊ भूमि बहुतायत से उपलब्ध है। हमें बहुत सारा सनशाइन मिलता है, साल में 365 में से 350 दिन धूप रहती है, एरिड एनवायरनमेंट है, ह्यूमिडिटी कम है। तो ये हमारे पास जो उपलब्ध है वो ये चीज़ है, तो इनके साथ में कोई अवसर तलाश है। तो सिरेमिक उद्योग के लिए ये सब चीज़ें बहुत सूट करती हैं। और एक गैस का विकल्प अगर हम लोग निकाल लें तो गैस का विकल्प हम ढूंढ लेंगे तो हम बीकानेर क्षेत्र अपने आप में सिरेमिक के लिए एक बड़ा सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र बन जाएगा कि जिसका मुकाबला कोई दूसरा क्षेत्र नहीं कर पाएगा। तो हमें इस तरह से अवसर तलाशने होंगे। सिमिलरली ऊर्जा के क्षेत्र में यहाँ की सोलर एनर्जी इंसोलेशन जो है, मेरे को लगता है बीकानेर क्षेत्र का जो इंसोलेशन है वो शायद विश्व में सर्वाधिक है। तो यहाँ पर सोलर एनर्जी का जनरेशन की बहुत बड़ी संभावना है। तो जो भी इंडस्ट्री जो ऊर्जा की खपत जिसमें है उसके लिए यहाँ पर संभावनाएं बन जाती हैं। फूड प्रोसेसिंग में मेरे साथी कुछ लोग और बता पाएंगे अधिक विस्तार से, क्योंकि नहरी क्षेत्र के कारण यहाँ पे काफ़ी उपलब्धता बनी है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि बीकानेर में एग्रीकल्चरल सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप है। हम लोग पंजाब हरियाणा की तरह सिर्फ गेहूं और चावल की साइकिल पर निर्भर नहीं रहे। हमने यहाँ पे जीरा, इसबगोल, मेथी, मूंगफली, तिल, मोठ, बाजरा, एक कैश क्रॉप्स पे भी यहाँ के एग्रीकल्चर ने, और अभी तो कुछ हर्बल मेडिसिन्स के ऊपर भी यहाँ पर एलोवेरा या कुछ और अन्य हर्बल मेडिसिन्स का प्लांट्स भी यहाँ पर लग रहे हैं। तो संभावनाएं हैं और एंटरप्रेन्योरशिप भी है बीकानेर में। और एक प्लेटफॉर्म इस तरह का जो आज इस चर्चा का प्लेटफॉर्म मिला है, अगर इस तरह की कुछ चर्चाएं होंगी तो निश्चित मेरे को लगता है आने वाले समय में कुछ अच्छी इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप होंगी। गुप्ता साहब, आप खनिज क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। बीकानेर में खनिज संपदा की प्रचुर मात्रा है, तो जिप्सम है, सिलिकॉन है, पोटास है, इनकी संभावनाओं के बारे में आपका क्या असेसमेंट? जयचंद जी बता दीजिए। मेरे ख्याल से जयचंद जी, बीकानेर में मेनली क्ले मिनरल है जिसके बारे में अधिक विस्तार से तो डागा जी बता पाएंगे। और क्ले के साथ क्वार्ट्ज फेल्सपार भी अजमेर में है। तो सिरेमिक आपकी माइनिंग मेरे ख्याल से डागा जी ज्यादा विस्तार से बता पाएंगे। बीकानेर क्षेत्र में खनिज बड़ी बहुत अच्छा मिलता है। बॉल क्ले है, सिलिका सैंड है, रेड ओकर है, येलो ओकर है, जिप्सम है,
सिलिका सैंड तो है ही, इससे यहाँ बीकानेर क्षेत्र में सेरेमिक्स का बहुत अच्छा विकास हो सकता है। अभी हम ये बीकानेर के क्षेत्र का जो खनिज है सारा मोरबी या दिल्ली आसपास के इलाकों में भेजते हैं। जो यहाँ से बन के यहाँ से जा रहा है खनिज मोरबी में, वो टाइल्स बन के वापस से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में वापस आता है। और ये जो खनिज है एक्चुअली बीकानेर का जो खनिज है बाहर भी अच्छा एक्सपोर्ट होने की बड़ी अच्छी संभावना है, अभी भी अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन बीकानेर में सेरेमिक्स उद्योग को अगर डेवलप किया जाता है तो बड़ा सहयोग इससे बाल गले का मिल सकेगा। कारण कि बीकानेर में जो ट्रांसपोर्टेशन मोरबी तक का लगता है, वो बीकानेर में अगर सेरेमिक्स सारा बनने लगे तो यहाँ का जो मार्केट दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, यूपी जो सबसे नज़दीक पड़ते हैं, अच्छा मार्केट है, तो अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। और बीकानेर में अभी जैसे पोटास का भी जो भंडार मिले हैं, उनका अगर एक्सप्रेशन किया जाए तो एक बीकानेर का जो ये विकास होगा, उसके साथ साथ विदेश की मुद्रा भी काफ़ी हमारी बचेगी। बीकानेर में आसपास में फेल्सपार क्वार्ट्ज भी मिल रहा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में फेल्सपार क्वार्ट्ज मिल रहा है। बीकानेर में लाइमस्टोन के भी अच्छे भंडार आसपास में हैं, तो यहाँ सीमेंट उद्योग को भी लगने की बड़ी अच्छी संभावना है। इसके अलावा यहाँ फ्लोट ग्लास जो रुड़की में बड़े अच्छे कारखाने लगे हुए हैं, बीकानेर की सिलिका सैंड सारी रुड़की जाती है। तो अगर गवर्नमेंट यहाँ कुछ ऐसे कार्यक्रम हमारे को दे जिसमें कुछ छूट मिले तो सारे फ्लोट ग्लास के कारखाने बीकानेर में भी लग सकते हैं। कारण कि जो मेन सिलिका सैंड और लाइमस्टोन जो उसमें लगता है वो बीकानेर में उपलब्ध है। तो बीकानेर में विपुल खनिज भंडार है। अगर गवर्नमेंट इसमें कुछ हमें सहायता करें, कुछ छूट दे बीकानेर के डेवलपमेंट के लिए, तो बीकानेर के खनिज सारे ही इसमें काम आ सकते हैं और बीकानेर का बहुत अच्छा विकास हो सकता है। जैसे हमारे हमने देखे स्पेन में वेलेंसिया देखा, कैस्टलोन देखा, यहाँ पे आपके मिलान इटली में है, वैसे ही एक इस तरह का हब बन सकता है बीकानेर का, सेरेमिक्स का, गिलास उद्योग का और जिप्सम बोर्ड के प्लांटों का यहाँ अच्छा हब बन सकता है। तो इसके लिए सरकार का बहुत ही अच्छा सहयोग चाहिए। और मेन बात जो अभी गुप्ता जी ने कही गैस पाइप प्लांट की, वो अगर ये आ जाए तो विकास और उच्च गति से हो सकता है। और उसके अलावा बीकानेर में ड्राई पोर्ट की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि ड्राई पोर्ट होने से यहाँ का जो माल मटेरियल हम बाहर भेजते हैं, हम जैसे दुबई वगैरह जाता है, सऊदी अरब में जाते हैं, सब जगह जा रहे हैं, माल जा रहे हैं, बांग्लादेश भी जा रहा है, तो अभी हम रोड से भेज रहे हैं तो काफ़ी महंगा पड़ता है। ड्राई पोर्ट होने के बाद ये जो हमारा भारी मटेरियल है इसमें सस्ता चाहिए, बड़ा चाहिए बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए, तो ड्राई पोर्ट होने से काफ़ी अच्छी संभावना और बन जाएगी। एक चीज जोड़ना चाहूंगा, अभी देखिए कि जो क्ले मिनरल बीकानेर से जाके गुजरात में जो इसकी प्रोसेसिंग हो रही है, तो मिनरल की जो कॉस्ट है, मूल लागत, उससे 3 गुना ज्यादा या 2 गुना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है। ठीक बात। अच्छा, तो वो देखा जाए तो एक नेशनल लॉस भी है, क्योंकि वो सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर उसको यहीं पर हम लोग उपयोग कर सकते और फिर बनने के बाद फिनिश प्रोडक्ट जो वापस आ रहा है, तो 2 वे ट्रांसपोर्टेशन जो हो रही है वो एक तरह से राष्ट्रीय हानि है। मार्केट बहुत नजदीक में। और दूसरी बात है कि वहां पर हम जो उद्योग स्थापित कर रहे हैं, वहां पे हम उपजाऊ भूमि को इंडस्ट्रियल में कन्वर्ट कर रहे हैं। आने वाले समय में हम फूड सिक्योरिटी को लेकर चिंतित होंगे, और यहाँ का जो लैंड है वो बैरन लैंड है जिसमें कोई फसल होने की संभावना नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस लैंड का उपयोग अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए होगा तो हम वहाँ पर भी देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। तो दोनों तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर उद्योग को बढ़ावा देना एक बहुत महत्वपूर्ण है। 4th लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, इंडिया का 4था फोर्थ लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। इसमें वर्ल्ड का हाईएस्ट इंसोलेशन है। इंसोलेशन मतलब पर स्क्वायर मीटर जो सूर्य की ऊर्जा उपलब्ध होती है वो पूरे विश्व में सर्वाधिक बीकानेर में होती है। तो ये हमारी ताकत है। ये पॉइंट टू बी नोटेड है, बहुत बड़ा काम है। फना बाबू, इंदिरा गांधी नहर पूरे विश्व में अपने तरह का सिंचाई का संसाधन है, और पश्चिमी राजस्थान में जितना खाद्यान्न का उत्पादन होता है वो सकल राष्ट्रीय उत्पादन से सर्वाधिक है। और यहाँ फसल विविधता इतनी ज़्यादा है कि पूरी देश की फसलें और यहाँ की फसलें सर्वाधिक है। आपने देखा होगा कि यहाँ बादाम भी लगाने लगे हैं काश्तकार, और केसर भी लगाने लगे हैं, आम भी लगाने लगे हैं यहाँ इसी पश्चिमी राजस्थान में।
अनार और शुष्क उद्यानिकी फल भी लगाने लगे हैं। तो फूड प्रोसेसिंग एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है जिसमें रोजगार के भी और उद्योग के भी काफ़ी संभावना है। आप जाने माने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मालिक है, तो इस उद्योग को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? इस उद्योग को तो भाई बढ़ावा देने के लिए सरकार का, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे पोटेंशियल बहुत है जी। जैसे आप बता रहे हैं यहाँ पे जो खनिज पैदा होता है वो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। आज मूंग की चाल ले लो, मूंग जो होता है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर है। मोट जो भुजिया में लगती है वो भी राजस्थान में फर्स्ट नंबर है। उड़द है वो भी बीकानेर में होता है। मूंगफली का तेल है, जो मूंगफली जो पैदा होती है वो राजकोट को भी पीछे छोड़ रहा है, गुजरात को भी पीछे छोड़ रहा है, इतनी ज़्यादा मूंगफली होती है। लेकिन उसके मूंगफली के मुकाबले आज इंडस्ट्रियाँ कुछ भी नहीं है, तेल की, ऑयल मिल की और की, खाली मूंगफली सारी पैक होके सारी बाहर जाती है पूरे। चाहे वो पंजाब जाए, चाहे वापस गुजरात जाए, चाहे दिल्ली जाए, जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ जाके वहाँ का उनका प्रोसेसिंग होता है। हमारे बीकानेर में ऐसा कोई ऑयल मिल या कोई ऐसा नहीं है संसाधन कि बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगा के हम उसका इंडस्ट्री को डेवलप करें। यहीं पे जब मूंगफली होता है यहीं पे हमको माल की पैदावार करें। तो सारा माल मूंगफली वो बाहर से जो ऑक्शन वाले हैं वो वहाँ से ले जाते हैं। ऐसे दूसरे आइटम भी है ना जो हमारे यहाँ से सब माल बाहर चला जाता है। तो इसकी वजह से हम जो बीकानेर में हमारा जो पैदा होता है वो महंगा होते हुए भी हमको उसके बाहर झेलना पड़ता है। सस्ता होने की वजह से हम उसको बाहर झेलना पड़ता है क्योंकि माल बाहर चला जाता है। जीरा यहाँ होता है, वो होता है, तो ये हमको इंडस्ट्रियों के लिए बहुत तकलीफ है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो भी हम उसको यूज़ करते हैं सारा ट्रकों से और से बाहर से माल आता है। रॉ मटेरियल आके तो हमको कितना भाड़ा उस पर हमको जोड़ना पड़ता है। तो फिर उसको माल प्रोसेस करा के फिर बाहर बेचने के लिए हम भेजते हैं। तो हमको जो सेल टैक्स के बारे में, जीएसटी के बारे में, हम उनका अगर हम उनको सोचें कि कितना हमको टैक्स लगता है उसकी हम कल्पना से बाहर है। साजी है पापड़ में, जो साजी एक लगता है जो पहले राजस्थान में होती थी अभी पाकिस्तान से आती है या पाकिस्तान के आजू बाजू गाँव से आती है। तो पाकिस्तान से अभी बैंड है या और है जो भी है वो आया होके आती है। तो जब वो तो ठीक है 18% टैक्स गवर्नमेंट हमको साजी पे लेती है, जबकि साजी पे टैक्स पहले फ्री था। 1 साल पहले साजी पे कोई टैक्स था नहीं, तब 18% टैक्स लगा दिया। तो आप सोचें हमको 30-40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो हमको साजी का टैक्स लग जाता है। अब पापड़ बनाते हैं तो फिर हम पापड़ बना के फिर उसको बीकानेर का पापड़ आज इंडिया में फर्स्ट नंबर आता है। टेस्ट में क्या, साजी में क्या, मूंग की दाल यहाँ होती है ताज़ी, उड़द यहाँ होते हैं, उसके साजी के पापड़ बनाते हैं, हिंग के बनाते हैं। तो ऐसा करके टेस्ट उसको डेवलप करते हैं, लेकिन उसको इतनी ज़्यादा मार पड़ जाती है कि हम उसको सोच ही नहीं सकते। तो हमको मार्केटिंग करने में और करने में हमको बहुत ही मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। तो एक समय एक छोटा सा उदाहरण पापड़ का दिया है। ऐसे हमने आपको भुजिया के बारे में बताया, तो भुजिया का भी रॉ मटेरियल सब आधे से ज़्यादा बाहर से आता है और उसके ऊपर जो हमको टैक्स लगता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज़्यादा लगता है। और उसके ऊपर जो हमको ये आजकल गवर्नमेंट के नए आ गए कि जलावा तेल दो, जबकि हमारे यहाँ जलावा तेल होता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का आ गया कि भाई ऐसा जलावा तेल इनको दो। एक कंपनी बन गई, कंपनी कह रहा जलावा तेल हमको दो, हम इसको बायो तेल बना के उसको डीजल में हम उसको कन्वर्ट करेंगे, रिसाइकलिंग। तो हमारे यहाँ जलावा तेल होता ही नहीं है। गवर्नमेंट का प्रेस है कि इनको जलावा तेल दो, तो मैं जलावा तेल की भाषा क्या है? हमारी लैब टेस्ट कर लो, हमारा वो कर लो, हमारा जलावा तेल का सिस्टम ही नहीं है। और वो सब उस पर मीडिया और अन्य जो ये है जो तेल खरीदने वाले रोज़ हमको प्रेशर बढ़ाते हैं, रोज़ एग्रीमेंट लाते हैं, मिनिस्टर से फ़ोन होता है कि साहब इनको जलावा तेल दो। मगर साहब जलावा तेल हमारे यहाँ होता ही नहीं है, आप कह रहे हो इनको तेल दो, तो वो जलावा तेल हमें कितना किलो भुजिया पे बाहर पड़ेगा? वो नहीं है तो वो कह दो और वो हम उसको बायो तेल बना के हम उसको बेचेंगे तो वो आपको देंगे। तो ऐसे
एक प्लास्टिक का एक आपको उदाहरण बताएं। प्लास्टिक का हमको हर महीने 10 से 15 लाख रुपया महीना हमको देना पड़ता है। वो कह के जो प्लास्टिक आपका जो होता है वो प्लास्टिक उठाने का जिम्मा हमको है। वो प्लास्टिक हम उठाते हैं, उसका 10-15 लाख रुपये महीना दे। तो 10-15 लाख रुपये महीना तो कौन सा प्लास्टिक उठाता है, कौन सा नहीं उठाता है। ये गवर्नमेंट का ऐसा नियम आ जाता है कि साहब इनको ये कॉन्ट्रैक्ट है, इनको दो आप। वो हमको इनको कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता है। फिर अब उनको पूछो तो कौन सा प्लास्टिक उठाता है। जो आपने 500 रुपये का, 10 रुपये का, 50 रुपये का 1 किलो भुजिया खाया, वो बोले ये जो पैकेट फेंकेगा वो हम उठाते हैं। वो कौन सा उठाता हम तो आज तक हम तो कहीं देखा नहीं। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बना, गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट हमको कहती है नहीं साहब आपको ये कॉन्ट्रैक्ट करना ज़रूरी है। अब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो साहब वो 10-15 लाख रुपया महीने का हमसे वो लेते हैं। एक कंपनी है जो वो कहते हैं कि साहब ये प्लास्टिक वो जलाने का काम हम करेंगे। प्लास्टिक जो आपके स्क्रैप होती है वो हमको दो। हम पाउच पैक करते हैं, उसमें पाउच खराब हो जाते हैं, वो पाउच के स्क्रैप करके वो हमको दो, हम उसको जलाएंगे, आप नहीं जला सकते। तो उसको हम जला देंगे भाई। तो बोला नहीं आप नहीं जला सकते, उसका पैसा वो लेते हैं। तो इस टाइप से हमारे ऊपर आप मानोगे नहीं कितने भार पड़े हुए हैं कि हम सोच ही सकते हैं। लगता है याद भी नहीं हमको अभी इतनी जल्दी कि 5,000 तो हम आपको बता रहे हैं। और फिर ज़मीनों का है साहब, हमने फैक्ट्री लगा रहे हैं। फैक्ट्री लगा रहे हैं तो हमने 6-8 फैक्ट्रियाँ लग रही है। आपका 2 दिन लेट, 1 महीना लेट हो गया तो वहाँ से स्टे आ जाता है कि साहब आप फैक्ट्री का काम चालू नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको 3 साल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था वो आपका ख़त्म हो गया, इसलिए आप फैक्ट्री का काम नहीं करोगे। साहब हमें 80% तो फैक्ट्री बन गई है, 10-20%, 25% बाकी है और लाइट कनेक्शन, पानी कनेक्शन होना बाकी है। कहने साहब आप फैक्ट्री नहीं करोगे। आप मानोगे नहीं साहब, जूतों की जोड़ियाँ 2-2, 3-3 हमने चेंज कर ली और जयपुर के हम चक्कर काट रहे हैं। आप उनसे मिलो, उनसे मिलो, उनसे मिलो। वो आके बीकानेर आके सर्वे करके जाते हैं, देख के जाते हैं कि आपकी फैक्ट्रियाँ में काम हो गया, कितना हो गया, कितना नहीं हो गया। तो ऐसे सर्वे करके हम कितने महीनों से, हमें लॉकडाउन से हमारा काम रुका पड़ा है। पहले लॉकडाउन से फिर ये फैक्ट्रियों का, तो ये गवर्नमेंट अभी तक ये नहीं समझती कि पूरे इंडिया में तो फैक्ट्रियाँ चालू कर रहे हैं, लोग ऑफर दे रहे हैं, दूसरे मंत्री हमें इनवाइट कर रहे हैं कि आप यहाँ का हमारे यहाँ के फैक्ट्रियाँ डालो, हम आपको सब्सिडी देंगे, हम आपको ऑयल देंगे, हम आपको गैस देंगे, हम आपको वो देंगे। और हमें यहाँ पे जो बना रहे हैं बड़ी मुश्किल से भुजिया फैक्ट्री, बाहर से आलू मंगाते हैं, आलू यहाँ पैदा होता नहीं है, बाहर से आलू आता है। आलू के हम चिप्स बना के, पैकेट बना के हम बाहर भेजते हैं और कितना भाड़ा लगता है। आलू के नाम तो है आलू चिप्स, अब भाड़ा कितना लगता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से सरकार को क्या करना चाहिए इस उद्योगों के विकास के लिए? सरकार को कुछ नहीं करना है साहब, हमें मारते रहो बस। सरकार को कुछ नहीं करना, हमें मार ही रहे, फैक्ट्रियाँ बंद कर देते। सरकार हमसे टैक्स ले, वो क्या पाउच बंद करने का ले रही है। तो सरकार ने तो हमें आदेश दिया है कि आप इनको ये जला हुआ तेल दो, इनको स्क्रैप उठाने का आप उनको पैसा दो, कॉन्ट्रैक्ट दो। तो सरकार का ही आदेश है। सरकार ना तो समझती है ना बात करती है कि भाई आपको किस चीज़ का स्क्रैप उठाने का है। आप आज कोई साफ सफाई के बारे में, कचरा उठाने के बारे में आपके यहाँ क्या क्या संसाधन है? वो कहते हैं गाँव तक हम आपका पैकेट उठाएंगे। वो कौन सा उठा लेंगे पैकेट है, लेकिन हमें वो इतना लाख रुपये महीने का हमारे यहाँ बिल आ जाता है। अब सरकारी तो हमें आदेश देती है कि साहब इनका ये कॉन्ट्रैक्ट दो, इनको उठाने का, जला हुआ तेल दो। नए लोगों के लिए क्या संभावनाएं बनती है यहाँ? नहीं सर, संभावना तो सारी है यहाँ पे, लेकिन अब ये सरकार के जो नियम आ जाते हैं स्क्रैप उठाने के और ये उठाने के, तो वो सरकार के तो हमारे को नियम है। तो हम सरकार को क्या समझाना? तो सरकार हमें जैसे सरकार सांची पे पहले टैक्स नहीं था, आज 18% टैक्स है। अब वहाँ मीडिया करके हम सांची बड़ी दूरी में जो 50-60 रुपये किलो सांची आती थी, आज 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो हम सांची 1 किलो पापड़ में डालते हैं। तो आप समझो पापड़ की कॉस्ट क्या ऊपर जाएगी। ठीक बात है। तो नए उद्योगों के लिए तो बड़ा संकट है इस तरह की सरकारी नीति के लिए। तो वो सोच ही नहीं सकते कि हम नए उद्योग लगावे कैसे। तो आप सरकार को क्या परामर्श देंगे कि इस तरह से प्रोत्साहित कर? सरकार को परामर्श देने के लिए ये है कि जो हम चीज़ें अभी बोल रहे हैं
आप जैसे साजी पे टैक्स कम करो, ये प्लास्टिक का है, जला हुआ तेल है, ये अन्य चीज़ें हैं, ये जो फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, जो हम 80% पैसा लगा रखे हैं, उनको तो चालू करने के लिए आप हमें इजाज़त दो। अभी भी मीटिंग होती है, नया ऑक्शन कर रहे हैं गजनेर में, या नया फैक्ट्रियाँ लो, यहाँ पे हमारा ऑक्शन लो, तो वहाँ तो तुम ऑक्शन कर रहे हो, और हमें जो फैक्ट्रियाँ चालू हो गई उसका तुम कुछ सुन नहीं रहे हो। वो ये कहता है साहब आपने महीना 2 महीना 3 महीना लेट कर दी, इसलिए आपको बंद करनी पड़ेगी। महीना 2 महीना 3 महीना बंद करने का आपको तो रहना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो आप सरकार से यही है कि भाई आप कुछ गहराई तक जाओ हमारे, और हमारे व्यापारी की प्रॉब्लम भी थोड़ा सुनो समझो। और ये मीडिया जो मीडिएटर है, ये खड़े हो जाते हैं जला हुआ तेल, तो हम इसको तेल को फिल्टर करके हम पेट्रोल में कन्वर्ट कर देंगे, पेट्रोल में कन्वर्ट करके वो बायो पेट्रोल है वो हम देंगे आपको। भुजिया पापड़ और रसगुल्ले के अलावा बीकानेर में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की क्या पॉसिबिलिटी लगती है आपको? फूड आपको बताना कि बीकानेर में फूड इंडस्ट्री की बहुत बड़ी मांग है यहाँ पे, लगाने वाला चाहिए। यहाँ पे आजकल बहुत रॉ मटेरियल हमारे यहाँ होने लगे हैं, जैसे मैंने बताया माल्टा खूब होता है यहाँ पे, उसका जूस की फैक्ट्री अभी भी बीकानेर में या कहीं पे भी नहीं है। और बाकी जो अपने जो फ्रूट है, जैसे मैंने बताया कि अनार भी खूब होती है यहाँ पे, अन्य प्रोडक्ट भी खूब होते हैं, लेकिन हम उसकी तरफ से अभी तक इतना कोई इंडस्ट्रियाँ डेवलप नहीं है। जैसे दूध की है, तो दूध की इंडस्ट्री में भी इतने प्रोडक्ट है, वो हमारे यहाँ कुछ नहीं, दूध बाहर चला जाता है कच्चा, थोड़ा बहुत रसगुल्ला में हमको चला जाता है, बस बात खत्म। दूध के इंडस्ट्री जैसे अमूल का डेवलप है, थोड़ा मोदी जी ने डेवलप किया है, बाकी वो भी नहीं के बराबर है। तो वो दूध का जो प्रोडक्ट हमारे पास लाखों लीटर आता है, तो उसका डेवलपमेंट हम करें तो यहाँ से हमें काफ़ी दूध का प्रोडक्ट हमको डेवलप हो जाएगा। जैसे पनीर के बारे में, छेने के बारे में, पर दूध की जो मिठाई है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, दूध के दही आता है ना, श्रीखंड, श्रीखंड वगैरह मार्केट खूब डेवलप है, लेकिन हम लोग बना नहीं पाते हैं, क्योंकि दूध का यहाँ पे मार्केट स्थिर नहीं है, तेजी मंदी का हम कुछ है नहीं। तो सरकार को इस दिशा में मार्गदर्शन करना चाहिए, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको आगे इस दिशा में आना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? अब मार्केट तो डेवलप करने के लिए तो सरकार ही सोचे ना सब। सरकार तो हम कह रहे जो हम कर रहे हैं, हमें तो आप उतने ही सेफ रहने दो, हमें नया इंडस्ट्री, आपको नया हेल्प नहीं चाहिए। आप प्रक्रिया का सरलीकरण अगर हो जाएगा, हर्डल्स बहुत आती है, बिजली का कनेक्शन, 2 साल का अलॉटमेंट, टाइम बाउंड मिले नहीं 2 साल का अलॉटमेंट मैं इंटरप्रेट करना चाहूँगा, 2 साल का फीड देते हैं नए अलॉटमेंट में जब लैंड मिलती है, उसके लिए उसको पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, इंडस्ट्री रजिस्टर करवाना पड़ता है, बैंक में जाना पड़ता है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, 4-5 महीने, और पॉल्यूशन की तो साल भर तक लगता है, तो वो 2 साल तक फैक्ट्री चालू ही नहीं कर सकता, और 2-3 महीने क्या 2-3 महीने डिले हो जाता है। तो गवर्नमेंट के लेवल पे जो हर्डल्स है इंडस्ट्रीज की, वो हर्डल्स दूर होनी चाहिए, नियमों का जो है सरलीकरण होना बहुत जरूरी है, और समयबद्ध डिलीवरी, समय जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, जैसे आज ऐसा है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री एरिया निकाल दी, सीटीपी आज की तारीख में ईटीपी प्लांट हर व्यक्ति का लगाना बड़ा मुश्किल है, मतलब आज ईटीपी प्लांट लगाते हैं 30 लाख 50 लाख से नीचे नहीं लगता। गवर्नमेंट को सीटीपी मतलब कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की आवश्यकता होती है, जहां भी इंडस्ट्री लगे तो पहले कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट सरकार को लगाना चाहिए, ताकि के उद्योग चालू हो सके। नियम गवर्नमेंट के इतने स्ट्रिक्ट है कि किसी भी इंडस्ट्रीज में जहाँ पोल्यूटेड है, एयर का हो वाटर हो, उसकी परमिशन डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती है, उसके लिए टाके टूट जाते हैं, परमिशन मिलती नहीं है। इनको कह सकते हैं कि ये आधारभूत सुविधाओं में शामिल, हाँ नहीं, जटिलता जो है नियमों की उसको सरलीकरण करना चाहिए, जैसे हम सरलीकरण करना एस्टैब्लिश के लिए अप्लाई किया तो टाइम बाउंड हमें मिले वो। अब ऐसा है कि बाबू की तरह जो बात कही ना कि अभी 2 साल कहते हैं ये लाओ वो लाओ, डंडा रहते हैं, 2 साल इन्होंने फैक्ट्री 80 इनको परमिशन मिली है 6 महीने के बाद में, और 2 साल का पीरियड दिया, तो 1.5 साल तो 6 महीने तक से निकल के कहाँ से चालू करेंगे, और 80% इनकी बिल्डिंग तैयार हो गई। तो नियमों में सरलीकरण क्या है कि इसमें बहुत आवश्यक है। कल्ला जी आपका क्या कहना है? ऊन इंडस्ट्री की बात करें अपन, हम लोग बीकानेर का जो औद्योगिक डेवलपमेंट है
उसके ऊपर एक परिचर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से बीकानेर की इंडस्ट्री को और नए सोपान मिले। तो ऊन इंडस्ट्री के ऊपर आपके क्या व्यूज़ हैं, आपको क्या लगता है, क्या संभावना है? ऊन इंडस्ट्रीज तो अपने एक तरीके से सोपान पर ही है। वो जो उसके रिसोर्सेज थे, जो उनके पास साधन थे, अभी नहीं पहले से ज्यादा अच्छी स्थिति में है ऊन उद्योग। पहले हम रसिया को एक्सपोर्ट करते थे वूल, आज हम वर्ल्ड की सबसे जो कारपेट ग्रेड की वूल जितनी भी है उसके इंपोर्टर हो गए। तो हमारी स्थिति तो अच्छी हुई है कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और कृषि के हिसाब से देखा जाए तो ये है कि इंपोर्ट पर भी डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए, क्योंकि भारत सरकार का जो ट्रेड बैलेंस है उसमें क्या होता है कि इंपोर्ट मिनिमम हो और एक्सपोर्ट मैक्सिमम हो, तो ट्रेड बैलेंस सही रहता है। अब स्थिति यह है कि हमारा पिछले सालों से ऑल्दो कारपेट की वजह से और थोड़ा बहुत यान की बहुत थोड़ी सी है एक्टिविटी, थोड़ा सा हल्का सा एक्सपोर्ट हुआ है यान का, और कारपेट तो अच्छा एक्सपोर्ट हो ही रहा है। अब इसके अगेंस्ट में अगर यहाँ पर जिस तरह से श्वेत क्रांति गुजरात में आई थी और एक टाइम में पंजाब हरियाणा में हरित क्रांति आई, उस तरीके से एक वूल को भी एक क्रांति की जरूरत है जिसमें इंपोर्ट पर अगर डिपेंडेंसी कम हो जाए तो। और बीकानेर और अपने इंडिया को अगर देखें तो हमारे पास वर्ल्ड के जितने तरीके के मौसम होते हैं वो सब यहाँ पर है। आप हिमाचल में देखेंगे तो वहाँ पर हमें 12 से 16-17 माइक्रोन तक की वूल मिलती है। कुछ एरिया में डेक्कन एरिया में देखेंगे तो और थिनर मतलब मोटा माइक्रोन वहाँ पर मिलता है। बीकानेर का एक आइडियल है ही अपना माइक्रोन। तो कुल मिलाकर सभी तरीके के क्लाइमेट इंडिया में है। सरकार को ये चाहिए कि ये हमारी ताकत वूल, है। हाँ ये हमारी स्ट्रेंथ है। और इतना जब कंजप्शन है तो इन हाउस अगर एक ही देश में बन रहा है वहीं से वूल आ रही है और हो रही है तो। और दूसरा जो रिसर्च हो रही है वो रिसर्च बिजनेस ओरिएंटेड, इंडस्ट्रीज ओरिएंटेड नहीं है। सेंट्रल वूल रिसर्च वो इंस्टीट्यूट है, वूल बोर्ड है, ये सब रिसर्च के इंस्टीट्यूट है, लेकिन इनका इंटीग्रेशन इंडस्ट्री से नहीं है। आज इनकी रिसर्च अगर इंडस्ट्री से जुड़ेगी, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं और जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनको अगर एक इजाजत मिलेगी, एक साथ बैठकर किसी बात पर चिंतन करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से इसके परिणाम देश में रोजगार बढ़ाने के लिए और देश की प्रति व्यक्ति आय और ट्रेड बैलेंस को सही करने में एक बहुत अच्छा कदम साबित हो सकता है। तो एक तो इस पर काम करना चाहिए। दूसरा जो फिनिश्ड गुड है कारपेट में पूरे वर्ल्ड में जो कारपेट का शेयर है, बीकानेर पूरी तरीके से निर्भर है हैंडमेड कारपेट पर। हैंडमेड कारपेट पूरे वर्ल्ड के बिजनेस का 3 से 5-6% के आसपास है। जो 97% कारपेट कंज्यूम हो रहा है वर्ल्ड में वो हो रहा है मशीन मेड के। सरकार को चाहिए कि टेक्नोलॉजी पर एक अपग्रेडेशन दे। जैसे विदेशों से जब हम इंपोर्टेड मशीनरी खरीदते हैं कारपेट के लिए तो उस पर हैवी ड्यूटी है, जबकि उसे स्क्रैप करके अगर लाया जाए तो भी सरकार के लिए, यहाँ के लिए हमारी प्रोडक्टिविटी हो सकती है। वो बहुत एडवांस जनरेशन में उन लोगों के कारपेट बन रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि वर्ल्ड में थोड़ा आंख खोलकर देखने की जरूरत है कि कहाँ से क्या चीज सस्ती लाकर यहाँ पर रोजगार सृजन किया जा सके। कोविड के बाद हम देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें नए कुछ एवेन्यूज खोलने पड़ेंगे जिनसे ये जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, जो युवा जो भटकाव हो रहा है, आज देख रहे हैं कि पेशेंस लेवल सब में कम है। ये एक साइकी प्रॉब्लम है, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि रोजगार लोगों के बहुत गए हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ नए इनोवेटिव सरकार को एग्रेसिव कुछ आक्रामक कदम उठाकर लोगों को रोकना होगा और सही दिशा में ऊर्जा को, हमारी जो तकनीक है उसको सही दिशा देनी है। कला जी, आप राजस्थान वूल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और कभी बीकानेर एशिया की ऊन मंडी के नाम से जानी जाती थी। आज उस मंडी गौड़ मंडी हो गई है और ये जो पश्चिमी राजस्थान में ऊन उत्पादन का प्रमुख केंद्र रहा था, वहाँ भी भेड़ों की संख्या कम हो गई है। तो ऐसी स्थिति में इसके भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं? उसको बेहतरीन करने की क्या आयाम हो सकते हैं? भेड़ों की संख्या बढ़ रही है पश्चिमी राजस्थान में, भेड़ों की बढ़ रही है। भेड़ों में प्रति भेड़ ऊन की उत्पादकता बढ़ रही है और क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। ऊन के मामले में अगर देखा जाए तो पहले से हम बहुत अच्छा स्थिति है। हमें उस बेंचमार्क को नहीं पकड़ना है। जब एशिया की ऊन मंडी कभी कही होगी तब आज की स्थिति नहीं थी। आज बीकानेर 3 लाख किलो से ज्यादा, बल्कि अभी इन दिनों तो पिछले 1 महीने से बाजार ऐसा है कि मेरे ख्याल से इससे भी थोड़ा ऊपर होगा, 3.5 लाख किलो पर डे की कैपेसिटी थी। कभी बीकानेर की 30 कभी जब एशिया की ऊन मंडी कही होगी
तब बीकानेर का मेरे ख्याल से 30,000 किलो भी रोज का धागा नहीं होगा। तो बीकानेर पहले से अच्छी स्थिति में है। हमें बेंचमार्क पकड़ना पड़ेगा कि हम जो इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंसी है उसको हमें मिनिमाइज करना होगा। आप जो तकनीक की बात कर रहे हैं, बीकानेर में राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र है और आप राजस्थान ऊन एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। उस रिसर्च सेंटर के बीच में और एसोसिएशन के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार और अनुसंधान के बीच में हमारे तारतम्य नहीं है। तो वो तो आप उद्यमियों की कमी है कि वो उस रिसर्च इंस्टीट्यूट का उपयोग नहीं कर रहे हैं, या कोई व्यवस्था। उद्यमियों की कमी तो बहुत कहना आसान होता है, लेकिन हाईएस्ट अथॉरिटी स्मृति ईरानी जी को मैं खुद पर्सनली ये कहकर आ गया कि भेड़ जब तक गांव में चल रही है तब तक वो एग्रीकल्चर की एक्टिविटी है, जब तक भेड़ के शरीर पर बाल है तब तक एग्रीकल्चर है। जिस दिन वो बाल कटेगा वो टेक्सटाइल में आ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरे कोई भी प्रोडक्ट है, अगर मूंगफली खेत में खड़ी है तो भी एग्रीकल्चर है, वो फैक्ट्री में आ गई तो भी एग्रीकल्चर है, और तेल बन गया तो भी एग्रीकल्चर है। सरकार को ये विचार करना पड़ेगा कि इस छोटे से इंडस्ट्री को जो संभवतः रेवेन्यू वैसे कम दे सकता है, लेकिन आज अगर भारत सरकार का देखा जाए तो टेक्सटाइल सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल का अगर इसे पार्ट किया जाए तो कृषि और एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल के बीच में कोऑर्डिनेशन सरकार को बनाना पड़ेगा। व्यापारी का, उद्यमी का काम होता है या एसोसिएशन का काम होता है कि सही प्लेटफॉर्म पर सही बात करें। हमने स्टेक होल्डर्स मीटिंग में स्मृति ईरानी जी को ये बात बता दी कि दोनों में से एक जगह पर कर दो, या तो इसे वूल वो कारपेट तक इसको एग्रीकल्चर रखो ताकि एक डिपार्टमेंट हमें उठाना शुरू करे। हमारा कोई केयर टेकर नहीं है नेशनल लेवल पर। तो इंडस्ट्रीज, उद्यमी अपनी तरफ से पूरा सजग है, जहां भी उन्हें मौका मिलता है उस जगह पर अपनी बात करके ये कोशिश करता है। और आज उद्यमियों का ही प्रयास है। आज देखिए कि वुलन इंडस्ट्री जो भी कुछ कर रही है उसमें सरकार का प्रयास, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, आप नील के बराबर देख सकते हैं। टफ के अलावा कोई ऐसी स्कीम हमें नहीं मिली आज तक। फर्ज कीजिए सरकार का आपको साथ मिले, सरकार आपकी मांगे माने, आपकी बात सुने, तब आप क्या संभावनाएं देखते हैं इसमें ऊन इंडस्ट्री में, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे हो? जी आप बोलिए। चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे हो, चाहे वो बीकानेर को इस इंडस्ट्री में एकदम अव्वल दर्जे का सोपान दिलाने के तौर पे हो, अगर सरकार का साथ मिले तो आपको क्या लगता है, क्या संभावना देखते हैं? निरंतर जहां कुछ थोड़ा बहुत भी हमें सरकार का पुश मिलता है वहां पर हम रिजल्ट लेते हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बीचवाल और करंडी इंडस्ट्रियल एरिया में जो गंदा पानी की समस्या थी उसको हल करने के लिए हमने राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय से एक एमओयू किया है, जिसमें दोनों इंडस्ट्रियल एरिया का सरप्लस वाटर वो लोग लेंगे। इसी तरीके से वो जो पानी आ रहा है उस पानी को ट्रीट करके आज हम हमारे पास जिन लोगों के पास बॉयलर्स हैं, हम सब लोग करीब 1200 से ऊपर टीडीएस का पानी ले रहे हैं। वो बॉयलर के लिए एक तरीके से बहुत हार्मफुल है, उसमें 48 घंटे बाद स्केल आ जाती है। अगर हम सॉफ्टनर लगाते हैं तो इतना कंजप्शन है कि हमारी पानी की कॉस्ट बढ़ती है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमने ट्रीटमेंट प्लांट एक तरीके से पर्यावरण के प्रति अपनी सजगता को दिखाने की कोशिश की है, वहीं इंडस्ट्री को एक अच्छा पानी, अच्छा विकल्प जो है वो 500 टीडीएस का पानी देंगे तो बॉयलर की लाइफ जो है वो 10 गुनी, 100 गुनी, 20 गुनी बढ़ सकती है। तो जहां जहां सरकार का पुश आता है वहां पर हम मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट लेते हैं। बीकानेर को ऊन का हब बनाने की मुद्दा आप कई मंचों पे उठाते रहे हैं, इसके लिए क्या प्रयास है एसोसिएशन के स्तर पर? हमारा प्रयास ये रहेगा कि वो दो ही मुख्य मुद्दे हैं कि एक तो इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करने में सरकार एक पीपीपी मॉडल तैयार करे जिसमें ऊन उद्यमी यहाँ पर सब सक्षम है, कि एक ऐसा हरित क्रांति जैसी एक किसी क्रांति की जरूरत है, उसमें हमारा सबका लेकर हमें जैसे इनकम टैक्स में छूट दी जाए और दूसरे तरीके के बेनिफिट दिए जाए, और हमारा इन्वेस्टमेंट लोकल इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है। लोकल वुलन मील का इन्वेस्टमेंट अगर लेकर भेड़ पालन को एक तरीके से व्यवसाय का दर्जा दिया जाए। स्टेट लेवल पर वूल बोर्ड नहीं है, स्टेट लेवल पर वूल बोर्ड का गठन हो, वो वूल बोर्ड सेंट्रल वूल बोर्ड के कोऑर्डिनेट होकर इस तरह से रिजल्ट दे ताकि भेड़ पर नजर आए। दुर्भाग्य बात है कि भेड़ विभाग जो था भेड़ पालन पशुपालन में, उसमें भेड़ का प्रोजेक्ट ही खत्म कर दिया गया पिछले 10 साल से। तो इतना हल्के में लिया जा रहा है सरकार, और जब गवर्नमेंट नहीं करेगी तो उद्यमी के हाथ में जितना है वो तो अपना उधर पूर्ति भी करता जा रहा है, राष्ट्र सेवा भी करता जा रहा है। सुना जी, आपका क्या कहना है? आपने जो स्वॉट एनालिसिस का बताया था जी, तो अपने बीकानेर में इंजीनियरिंग कॉलेज है,
तो इंजीनियरिंग कॉलेज से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पैदा होते हैं, लेकिन बीकानेर में जो कोई भी तरह की ऐसी बिल्डिंग नहीं है जो आईटी हब, आईटी पार्क या एक वर्ल्ड क्लास एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए आईटी इंडस्ट्री को, तो आज जो भी बच्चे इंजीनियर बनते हैं वो 90% बाहर जाते हैं, जयपुर, दिल्ली, बेंगलोर, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं है। जबकि बहुत सारी सिटीज़ में गवर्नमेंट ने एक आईटी बिल्डिंग बनाई है, तो उससे क्या है कि वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट उन बच्चों को मिलता है और बीकानेर का जो स्किल है, मैन पावर है, वो यहीं रिटेन हो सकता है उससे। नहीं, कल्ला जी की बातों से आप कितना सहमत हैं? कल्ला जी के जो वूल की बात है, उसके बाद हमारी कारपेट का नंबर आता है कारपेट बनाने में। तो कारपेट के लिए हमको जो मैन पावर चाहिए वो 2 तरीके हैं उसके लिए। कारपेट सारा मैन पावर पे बेस्ड है, हैंडमेड कारपेट है। तो एक है कि जो हमारे यहाँ के जो पुराने बुनकर हैं जो बुनाई छोड़ चुके हैं, उनके लिए हमको स्किल डेवलपमेंट का सपोर्ट गवर्नमेंट से चाहिए, जिससे कि हम उनको ट्रेनिंग और वापस इस ट्रेड में लाने का अवसर प्रदान कर सकें। और दूसरा हमको माइग्रेंट लेबर की ज़रूरत है, जिससे कि हम वहाँ बाहर से जो लेबर लेके आते हैं उनके लिए जो प्रयास हो सकता है उसके लिए ज़रूरत है। एक डागा जी, माइस इंडस्ट्रीज को लेकर आपको क्या संभावना नजर आती है? और वही बात हमारी सारी इर्द गिर्द स्वॉट एनालिसिस की घूम रही है, क्या संभावनाएं हैं और क्या अवसर है? माइंस इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ा अड़ंगा माइंस इंडस्ट्री के अंदर पर्यावरण का है। हमें माइंसों में एनवायरनमेंट जो लेनी पड़ती है वहाँ से दिल्ली से, वहाँ वो पोल्यूशन बोर्ड से तो मिल जाती है, एनवायरनमेंट जो हमें दिल्ली से मिलती है वो दिल्ली से बहुत मुश्किल से मिलती है, उसमें काफ़ी साल लग जाते हैं। एक माइंस देता है, सैंक्शन हो जाती है, उसके बाद में 3-3 साल 2-3 साल तक हमें उसकी हमें परमिशन नहीं मिलती है। हालांकि डिपॉजिट्स यहाँ इतने अच्छे हैं बीकानेर के अंदर, हर तरह के मिनरल्स मिल रहे हैं, बाल के लिए मिल रही है, चाइना के लिए मिल रही है, फायर के लिए मिल रही है, लाइमस्टोन मिल रहा है, सिलिका सैंड मिल रही है, रेड ओकर, येलो ओकर मिल रही है, इवन देन अभी पोटास का भी आपने बहुत सुना, वो भी अच्छा यहाँ मिल गया है। तो मेरा कहने का मतलब है बीकानेर में इसकी विकास की बहुत अच्छी संभावना है और यहाँ से एक्सपोर्ट की भी बहुत अच्छी संभावना है, कि अपने को विदेश पूंजी मिल सके, डॉलर्स मिल सके, लेकिन सरकार का इसमें सहयोग बहुत कम है, कारण कि यहाँ से जो कांदला पोर्ट है यहाँ से बहुत दूर है, तो यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा मतलब काफ़ी क्वांटिटी में भाड़ा लग जाता है, तो मिल की कॉस्ट कम होती है, भाड़ा ज़्यादा होता है। इसलिए क्या है कि ये इंडिया में ऐसा है कि यहाँ अगर ड्राई पोर्ट होता है ना, तो उससे ये संभावनाएं अच्छी बढ़ सकती है। लेकिन इसको अपन जैसे बांग्लादेश में अभी बहुत अच्छी इसकी डिमांड जैसे चल रही है, बांग्लादेश में बहुत श्रमिक इंडस्ट्रीज का डिमांड खूब बढ़ी है, लेकिन बांग्लादेश से अगर अपन बाई रोड भेजें तो बहुत महंगा पड़ता है। तो इससे है कि ड्राई पोर्ट हो तो उससे इसकी काफ़ी एक्सपोर्ट की संभावना बढ़ती है। इसके अलावा जो बीकानेर में अगर सिरेमिक्स उद्योग और गिलास उद्योग और सीमेंट उद्योग की तीनों की संभावना बहुत अच्छी है, अगर गवर्नमेंट कुछ ध्यान दे, कुछ छूट दे तो ये किस तरह की छूट, क्या मांग हो सकती है? छूट तो ऐसा है कि देखिए, पहले तो यहाँ पे बेसिक आधारभूत, यहाँ पे ऐसा 2-3 साल के लिए, 5 साल के लिए जैसे, और जैसे बड़े बड़े जगह रुड़की में और में अच्छे छूट दे रखी है, टैक्स फ्री जोन बना दे, 3 साल के लिए बना दे, 2 साल के लिए बना दे या 5 साल के लिए बना दे, जैसे भी गवर्नमेंट से समझे, तो बाहर के एंटरप्रेन्योर्स यहाँ आ सके। बड़ी बड़ी कंपनी जो जॉनसन कंपनी है, सोमानी है और बड़ी बड़ी जो सर्विस के लीडर हैं यहाँ आ सके, क्योंकि यहाँ सारे रॉ मटेरियल यहाँ मिलते हैं। आसपास में जैसे अजमेर में अपने फेस पार्ट्स सारी चीज़ें मिलती है, यहाँ क्ले मिलती है, क्ले की बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है यहाँ पे। तो यहाँ मार्केट भी अच्छा है, मार्केट भी बहुत अच्छा है, मार्केट जो आसपास में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी अच्छा मार्केट है, तो यहाँ से मिल सकते हैं। ड्राई पोर्ट होने से यहाँ से एक्सपोर्ट भी यहाँ से टैक्स बन के अच्छी जा सकती है, लेकिन सरकार ने भी ऐसा कोई यहाँ ऐसा कदम नहीं उठाया है जिस श्रमिक उद्योग का डेवलपमेंट हो सके। दूसरी, यहाँ श्रमिक उद्योग के लिए बड़ी ज़मीनें चाहिए। श्रमिक उद्योग 1-2 हेक्टर 4 हेक्टर के अंदर श्रमिक उद्योग लगते नहीं हैं। श्रमिक उद्योग के लिए कम से कम 8-10 हेक्टर की ज़मीन हर इंडस्ट्रीज को दिया जाए, सस्ते दाम पे दिया जाए, तो लोग बाग यहाँ श्रमिक उद्योग को स्थापना करने में काफ़ी उत्सुक होंगे। कारण श्रमिक उद्योग के अंदर पहला पानी चाहिए, कम्युनिटीज का पानी चाहिए, दूसरा पावर चाहिए और ये गैस तो चाहिए। तो इन सब का उपलब्ध होने से माइनिंग का यहाँ बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा, कारण कि सारे रॉ मटेरियल का यहीं उपयोग आ जाएगा और
माइनिंग का अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। मेन तो गवर्नमेंट की इच्छा पे ही निर्भर करता है, गवर्नमेंट में क्या सहयोग करे तो माइनिंग उद्योग का जो मिनरल्स निकले वो सारा यही यूज हो जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। एक बोथरा जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं चाहता हूँ कि वो तो अंदर मैं बीकानेर के समग्र विकास की बात करता हूँ। जी 3 मुख्य बिंदु है मेरे। एक तो हिली एरियाज की तरह टैक्स हॉलीडे 10 साल का, बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर के बीच में एक हब लैंड बैंक बना के अगर स्थापित किया जाए और 10 साल की टैक्स हॉलीडे अगर सरकार देती है तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक भूचाल सा रोजगार जो साधन है उपलब्ध हो जाएंगे। और दूसरा ड्राई पोर्ट, और तीसरा रामगढ़ जैसलमेर से गैस पाइपलाइन कोलायत और गजरेट तक, ये 3 बिंदु होते हैं तो मैं समझता हूँ बीकानेर बहुत आगे बढ़ जाएगा। एकदम सही कह रहे हैं। एक बाबा जी, मेरा लास्ट सवाल आप सब लोगों से ही है, क्योंकि आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में कह सकते हैं बिजनेस टाइकून हैं, है ना? लेकिन एक आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, या रोजगार से जुड़ा मेरा सवाल है। जब इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बीका जी से भी आप ओन इंडस्ट्री से भी कई सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं अलग अलग सेक्टर से, लेकिन रोजगार की यहाँ पे समस्या क्यों रहती है? क्यों बीकानेर में ग्रेजुएट करने के बाद में कोई भी लड़का या लड़की उसको रोजगार की क्यों समस्या आती है? ये बहुत बड़ा पॉइंट है और इसका मैंने आपको जवाब जो भी बताया ना, इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे है, तो वो बच्चों को आगे जो इंडस्ट्री चाहिए वो इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे, तो वो एक इंडिविजुअल के लिए बनाना बहुत मुश्किल है। यहाँ छोटी इंडस्ट्रीज है, बड़ी इंडस्ट्रीज के नाम से एक बीका जी इंडस्ट्रीज है, और जो नए लड़के जो इंजीनियरिंग करके आते हैं उनका जो सैलरी जो बेस है वो बहुत हाई रहता है। और चूँकि स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल में ये पोजीशन नहीं बनती कि बड़ा सैलरी वाला कोई व्यक्ति वह अपॉइंटमेंट मिल सके। इंडस्ट्री आएगी, बड़ी इंडस्ट्री आएगी, लार्ज स्केल में आएगी तो रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो जाएंगे यहाँ पे। व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, सीधी बात। इंडस्ट्री का स्केल बड़ा होगा। हाँ, इंडस्ट्री का तो क्योंकि 2 तरीके के रोजगार होते हैं। एक तो इंडस्ट्री को चाहिए लेबर टाइप, उस तरह के तो अवसर बीकानेर के आसपास काफी पर्याप्त हैं। जो आप ग्रेजुएट लोगों के लिए कह रहे हैं तो वैसा क्या है कि सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्री जब बढ़ेगी ना तो उस तरह के रोजगार होंगे। जैसे सर्विस सेक्टर क्या हो सकते हैं कि आज हम देखते हैं कि एक बीकानेर एक बड़ा टाउन है, यहाँ पर बड़े कॉल सेंटर्स नहीं है। इवन आज RKCL BKCL कंपनी है, इसके बिजली वाली कंपनी है और नेवली लिग्नाइट है, इन्होंने अपने कॉल सेंटर बाहर क्यों लगा रखे? CSR अगर आप कहते हैं कि उसका फलाना परसेंटेज उस एरिया में खर्च होना चाहिए तो इनको भी इस तरह से रेस्ट्रिक्शन दिया जाना चाहिए कि आपको अपने कॉल सेंटर्स कितनी सीट्स यहाँ बीकानेर में रखनी होगी। और उसके लिए जरूरी है कि जैसे महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज और जो एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, दोनों में अलग अलग बैच लगाकर जॉब ओरिएंटेड उनको कोर्सेज करवाए जाए। जैसे कॉल सेंटर्स के लिए स्पेशली मैं बताऊं, कॉल सेंटर्स अगर बीकानेर जैसी जगह पर लगता है तो इसकी अपार संभावनाएं हैं। हम देखते हैं पूना में एक सीट जो एक कंप्यूटर सेट लगता है, वो जो रिक्रूट है वो वहां पर लेता है करीब 1.25 लाख रुपए। जयपुर में आते ही उसकी रेट हो जाती है 60,000 रुपए, 50,000। और बीकानेर में वो आदमी 30,000 में भी एग्री है। वही आदमी जो पूना जाकर 1.25 लाख ले रहा है, वो बीकानेर का आदमी पूना अगर बैठा है तो वो 1.25 लाख का है। यहाँ बैठा वो आदमी 30,000, क्योंकि उसके दूसरे तरीके के खर्च नहीं है वहाँ। और शहर का विकास के लिए भी जरूरी है कि जब वो 30,000 रुपए कमाएगा और वो 30,000 में से 27,000 रुपए बीकानेर में खर्च करेगा, तभी तो बीकानेर में ग्रोथ होगी। वृद्धि और विकास में फर्क होता है। सरकार सिर्फ आंकड़े देखती है कि आंकड़ों में वृद्धि हो रही है, नहीं। विकास और वृद्धि का आपस में तारतम्य होना जरूरी फर्क है। नहीं, मेरा इतना सा कहना था, हम इन सब चीज़ों पे जब परिचर्चा कर ही रहे हैं तो आप सब लोगों की भी जिम्मेदारी होना चाहिए कि हमारे बीकानेर का युवा को नौकरी के लिए कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई ना जाना पड़े। सर्विस सेक्टर नहीं है, चलो सभी सर्विस लोग इंडस्ट्री अपनी नहीं है। तरफ से बहुत प्रयास कर रहे हैं जी। आप समझिए, चाहे बीका जी हैं, गुप्ता जी हैं, डागा जी, बोथरा जी, नवीन जी, सब लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। हमारी भी कोशिश रहती है। और इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात यही है कि हम किसी दिल्ली के, जयपुर के लड़के को 35,000 देंगे, सेम प्रोफाइल अगर बीकानेर का मिल जाए तो वो लड़का 20,000 में आएगा, तो हर आदमी प्रेफरेंस देता है। ये कोई कहने की बात ही नहीं है, ये कोई मतलब बहुत एक अंडरस्टूड सी चीज है, सब लोग करते हैं। चलिए, आज बहुत अच्छी एक परिचर्चा हुई। हम लोग एक जो बात की जो स्टार्ट हुई थी कि इसका पूरा एक्सपोर्ट एनालिसिस करेंगे।
सब लोगों की बात को बहुत ही गहराई से हमने सुना, समझा, और आप लोगों की बात को हम लोग ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड के तौर पे भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। एक परिपूर्ण तौर पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाएगी जिसके ज़रिए आपकी और धीरे धीरे ये जो हमारा विज़न है बीकानेर, इस तरह की परिचर्चाएं हम आगे भी और करवाएंगे। तो एक समग्र बीकानेर का जो बिजनेसमैन है, पूरी जो इंडस्ट्री के लोगों को हम एक डॉक्यूमेंट्री के थ्रू समेट के और सरकार के और केंद्र सरकार के सामने रखेंगे। हमारा विज़न यही है, हम आप लोगों के साथ मिलकर कल डॉक्यूमेंट्री में बीडी कला साहब बता रहे थे ना, उसको साथ में समअप करते वो सारी चीजें होगी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छे कल बात की। जितने इंटरव्यूज होंगे ना सबके साथ जी ये सरकार तक पहुंचे और ये बात सरकार तक पहुंचाने से बीकानेर का भला हो सकता है। जी